मैं शोएब मोहम्मद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी। आज हम बात करेंगे द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 8 के बारे में। धारा 8 बात करती है अंतरण का प्रभाव क्या होगा, ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र, यानी कि unless a different intention is expressed or unnecessarily implied, a transfer of property passes forthwith to the transferee. All the interest which the transferor is then capable of passing in the property and in the legal incidents thereof. Such incidents include where the property is land, the easements annexed thereto, the rents and profits thereof occurring after the transfer, and all the things attached to the earth, and where the property is machinery attached to the earth, the movable parts thereof, and where the property is a house, the easements annexed thereto, the rent thereof occurring after the transfer, and the locks, keys, bars, doors, windows, and all other things provided for permanent use therewith, and where the property is debt or other actionable claim, the securities thereof, except they are also for other debts or claims not transferred to the transferee, but not arrears of interest occurs before the transfer, and where the property is a money or other property yielding income, the interest or income thereof occurring after the transfer take effects। यानी कि धारा 8 बात करती है अंतरण का प्रभाव जब तक कि कोई भिन्न आशय अभिव्यक्त न हो या आवश्यक रूप से विवक्षित न हो, संपत्ति का अंतरण अंतरिति को तत्काल ही संपत्ति में के और उसकी विभिन्न प्रसंगितियों में के उस समस्त हित का संक्रामण कर देता है जिनका संक्रामण करने के लिए अंतरक तक तब समर्थ था। यानी जब एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती थे तो उस प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफरर होता है, अंतरणकर्ता होता है, उसको जितने भी अधिकार थे वो अपने सारे जो अधिकार होते हैं वो ट्रांसफरी यानी अंतरिति को ट्रांसफ़र कर देता है। ऐसे प्रसंगतियों के अंतर्गत आते हैं, ऐसे जो प्रसंगतियां हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से चीज़ें आती हैं। जहाँ की संपत्ति भूमि हो, जहाँ पर संपत्ति भूमि हो वहाँ उससे जुड़े हुए जो सुखाधिकार होते हैं, अंतरण के पश्चात प्रोद्भवमान उसके भारक जो होते हैं जैसे कोई किराया वगैरह तथा अन्य प्रकार के जो लाभ होते हैं, तथा उस भूमि से जुड़ी हुई जो भूबद्ध जो चीज़ें होती हैं वो सब भी अंतरिति को ट्रांसफ़र हो जाती हैं यदि ट्रांसफ़र होने वाली वस्तु भूमि हो तो। और जहाँ की भूबद्ध मशीनरी हो वहाँ उसके जंगम या चलायमान जो भाग होते हैं जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, वो वाला भाग सारा मशीनरी से जुड़ा हुआ ट्रांसफ़र हो जाता है अंतरिति को, यदि अंतरित होने वाली वस्तु मशीन हो तो। और जहाँ की संपत्ति कोई ग्रह हो वहाँ उससे उपाबद्ध यानी उससे जुड़ा हुआ सुखाधिकार अंतरण के पश्चात प्रोद्भवमान उसका धारक और उसके साथ स्थायी उपयोग के लिए उपबंधित उसके ताले जो होते हैं उस प्रॉपर्टी से जुड़े हुआ, यानी अगर कोई मकान है, ग्रह है, उसका ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो उससे संबंधित जो सुखाधिकार का जो अधिकार है, राइट टू इजीमेंट है, वो है। और उससे जुड़े हुए जो अन्य अधिकार है या उसको उस ग्रह को स्थायी उपयोग के लिए जो ताले हैं, चाबियां हैं, छड़ें हैं, खिड़कियां हैं या जो अन्य प्रकार की उससे ग्रह से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो भी वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाती है अंतरिति को। और जहाँ की संपत्ति कोई ऋण या अन्य अनुयोज्य दावा हो वहाँ उसके लिए प्रतिभूतियाँ, किंतु अंतरण के पूर्व प्रोद्भूत ब्याज की बकाया नहीं। तो वहाँ पे इस प्रकार के अनुयोज्य दावे से जुड़ी हुई जो प्रतिभूतियाँ होती है वो भी ट्रांसफ़र हो जाता है अंतरिति को। लेकिन यहाँ पर यह है कि उस दावा के सिवाय जिसमें वे ऐसे अन्य ऋणों दावों के लिए भी है जिसे अंतरिति को अंतरित नहीं किया गया है। यानी ऐसे दावे या अन्य प्रकार के ऋण जो अंतरिति को अंतरित नहीं किए गए हैं, जिनको स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है, वो अंतरित नहीं होंगे, जबकि उस एक्शनेबल क्लेम के साथ में या संपत्ति कोई ऋण है तो उससे जुड़ी हुई जो प्रतिभूतियां हैं वो भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं।
और जहाँ की संपत्ति धन या आय देने वाली अन्य संपत्ति हो, ऐसा धन हो या कोई इस प्रकार से इनकम देने वाली कोई प्रॉपर्टी हो, तो वहाँ अंतरण के प्रभावशील होने के पश्चात उस संपत्ति से उत्पन्न जो फायदा होता है, ब्याज है या अन्य प्रकार की जो आय है, वो भी अंतरिति को ट्रांसफर हो जाती है। तो इस प्रकार से ये अंतरण का प्रभाव होता है कि वो जो संपत्ति और संपत्ति से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं, जैसा जिसका कि जो स्वामी था उसके पास जितना अधिकार था, वो सारा का सारा जो अधिकार होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, जबकि अन्यथा कोई बात लिखी नहीं गई हो या अन्यथा कोई शर्त नहीं लगाई गई हो। अंतरण का प्रभाव। संपत्ति में हित का अंतरण। अधिनियम की प्रस्तुत धारा अंतरण के प्रभाव को स्पष्ट करती है। सामान्यतः यह माना जाता है कि अंतरण के दस्तावेज में जो कुछ संपत्ति के अंतरण के बारे में वर्णन किया गया है, जो भी उनका जो ट्रांसफ़र का जो डॉक्यूमेंट बनाया उन्होंने, उसमें जो जो बातें लिखी गई है अंतरण के बारे में या जिन चीज़ों का अंतरण के बारे में लिखा गया है, वही संपत्ति अंतरक से अंतरिति को अंतरित यानी ट्रांसफरेबल मानी जाती है या अंतरित की गई मानी जाती है। प्रस्तुत धारा में अंतरण के दस्तावेज के गठन के संदर्भ में एक सामान्य सिद्धांत दिया गया है, जबकि दस्तावेज में यह स्पष्ट नहीं कि क्या वह विशिष्ट हित जो अंतरणकर्ता के पास था वह अंतरिति को अभिस्थानांतरित हुआ है माना जाएगा अथवा नहीं। इस सामान्य नियम के अनुसार अवधारणा यह मानी जाएगी कि अंतरण करते समय अंतरणकर्ता अंतरित संपत्ति में जो भी कुछ अधिकार रखता था, यानी जो कोई स्वामी है उस संपत्ति को अंतरण करने वाला, वो जितने भी अधिकार रखता था वह सब अंतरण के उपरांत अंतरिति को अभी हस्तांतरित यानी ट्रांसफर हो जाएंगे। यद्यपि इस अवधारणा का विखंडन अभिव्यक्त शब्दों अथवा ऐसे शब्दों का प्रयोग करके जिनका अर्थ यह निकलता हो कि अंतरणकर्ता ने अंतरित हित को सीमित करने के लिए उन शब्दों का प्रयोग किया गया है, किया जा सकता है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि अंतरण प्रलेख में अभिव्यक्त या परोक्ष रूप से प्रतिकूल आशय को स्पष्ट करने वाले शब्दों के अभाव में न्यायालय यह अवधारणा करेगा कि इस प्रलेख द्वारा अंतरणकर्ता ने अंतरण ग्रहीता को वे सभी अधिकार व हित अभी हस्तांतरित कर दिए हैं जो उसके पास अंतरण के समय अस्तित्व में थे। यानी कि जब कोई जो स्वामी होता है, संपत्ति का मालिक होता है, जब अपनी संपत्ति को अंतरण करता है तो जितने अधिकार उसके पास होते हैं वो सारे अधिकार अंतरिति को चले जाते हैं, जब तक कि वो वहाँ पर कोई कंडीशन नहीं लगा देता या कोई बात स्पष्ट रूप से लिख देता है कि ये अधिकार संपत्ति जिसको अंतरित की जा रही है उसको नहीं किया जा रहा है। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है तो अंतरणकर्ता के पास जो स्वामी होने के नाते जितने अधिकार होते हैं वो सारे अधिकार अंतरिति को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और अगर अन्यथा कोई बात लिखी हुई नहीं है तो न्यायालय भी यह अवधारणा करता है कि जो स्वामी को अधिकार थे वो सारे अधिकार अब जो अंतरिति है उसको ट्रांसफ़र हो गए हैं संपत्ति अंतरण के पश्चात। उदाहरण के लिए अपनी भूमि ब को एक स्त्री को दान द्वारा अंतरण करता है। ने अपनी भूमि ब को, जो कि एक स्त्री है, उसको दान के द्वारा अंतरित कर दिया। प्रस्तुत धारा में वर्णित अवधारणा यहाँ लागू होगी, अर्थात भूमि में का पूर्ण हित ब को हस्तांतरित मान लिया जाएगा कि का जो हित था उस संपत्ति में, वो जब उसने दान कर दिया उस संपत्ति को ब को, तो वो सारे अधिकार ब को हस्तांतरित हो गए। दस्तावेज में इस भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में कुछ भी नहीं लिखा गया था। इसका अभिप्राय यह हुआ कि उक्त भूमि ब को उत्तराधिकार के अधिकार सहित अंतरित हुई है। यही सामान्य नियम उक्त धारा 8 में बताया गया है। अगर उत्तराधिकार के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है तो वो संपत्ति बी को ट्रांसफर हो गई है दान के रूप में पूर्ण रूप से। ऐसा ही एक वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि हिंदू विधि में यदि कोई दान हिंदू स्त्री को दिया जाता है तो उसे पूर्ण हित अंतरित हुआ माना जाएगा, यानी उस दान के फलस्वरूप उस स्त्री को पूर्ण हित मिल चुका है। यदि स्पष्ट रूप से यह नहीं लिख दिया गया है हो कि उसका हित सीमित होगा। यदि स्पष्ट रूप से यह नहीं लिख दिया गया हो कि उसका हित सीमित होगा, यदि स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि उसका हित सीमित होगा या कहाँ तक उसका हित होगा, तब तो अलग बात है। अन्यथा अगर ऐसा लिखा नहीं गया है और किसी स्त्री को, हिंदू स्त्री को अगर दान में कोई संपत्ति दे दी गई है और उसमें कोई कंडीशन या उसका हित सीमित नहीं किया गया है,
तब ऐसा माना जाएगा कि सारे अधिकार जो उस व्यक्ति के थे वो उस हिंदू स्त्री को ट्रांसफ़र हो गए हैं। इसमें कोई अंतर नहीं होगा कि दान पुरुष के पक्ष में किया गया है या स्त्री के पक्ष में किया गया है। दस्तावेज की भाषा से निष्पादक का से मालूम पड़ेगा। किसी संपत्ति का कब्जा सौंपने से तात्पर्य उस संपत्ति में हित के अंतरण से नहीं लगाया जा सकता। नीलामी के क्रेता को संपत्ति के स्वत्व विक्रय प्रमाण पत्र से प्राप्त होता है। यानी नीलामी का जो किसी संपत्ति का कब्जा सौंपने से तात्पर्य उस संपत्ति में हित के अंतरण से नहीं लगाया जा सकता। नीलामी के अंदर जो क्रेता होता है उसको उस संपत्ति में जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो विक्रय प्रमाण पत्र से प्राप्त होते हैं, न कि दखलनामा संपत्ति के कब्जा सौंपने से। संपत्ति के कब्जा सौंपने से अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं क्रेता को नीलामी में, वो विक्रय प्रमाण पत्र से प्राप्त होते हैं। यदि किसी दस्तावेज से पट्टे या बंधक का अंतरण किया गया है तो वो पूर्ण हित का अंतरण नहीं माना जाएगा। इसके लिए दस्तावेज में अंतरक को इस प्रकार का अभिव्यक्त कर देना चाहिए। इसी प्रकार कोई क्रेता संपत्ति में अधिकार या हित वैसे ही प्राप्त करता है जैसे कि अंतरण करने से पूर्व उसमें विक्रेता के थे। जो अधिकार विक्रेता के होते हैं वो सारे के सारे अधिकार, अन्यथा यदि कोई शर्त नहीं होती तो वो सारे अधिकार क्रेता को चले जाते हैं, अंतरीति को चले जाते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत धारा का मुख्य उद्देश्य संपत्ति के जो हक होता है या स्वत्व को स्थापित करना तथा अंतरण के समय अंतरणकर्ता व अंतरण ग्रहीता के दिमाग की कोरी कल्पना को दूर हटाना है। जैसे कि अंतरण ग्रहीता ये समझे कि मुझे इस संपत्ति के साथ साथ और कोई चीज़ें अंतरित कर दी गई हैं, और दूसरी तरफ अंतरणकर्ता ये समझे कि संपत्ति के अंतरण में मैंने अमुक चीज़ें बचा ली हैं। इसी संदेह को दूर करने के लिए यह उद्देश्य है कि जब तक कोई कंडीशन या कोई सीमा नहीं लगा दी जाती है अंतरण के अंतर्गत, तब तक जो अंतरण करता अगर संपत्ति को ट्रांसफ़र करता है अंतरिति को, तो जो जितना उसका अधिकार था, जिस सीमा तक उसका अधिकार था स्वामी का या स्वामी के जितने भी अधिकार थे वो सारे अधिकार अंतरिति को या क्रेता को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। संपत्ति की जो विधिक प्रसंगतियाँ हैं, लीगल इंसिडेंट्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अधिनियम की धारा 8 ये भी स्पष्ट करती है कि संपत्ति के अंतरण से न केवल अंतरणकर्ता का अंतरित संपत्ति में निहित हित ही अंतरित होगा, अपितु उसका ऐसी संपत्ति से संलग्न विधिक प्रसंगतियों का जो हित होता है वो भी अंतरण ग्रहीता को अंतरित हो जाएगा। यह धारा इस सिद्धांत को प्रतिपादित करती है कि सहायक वस्तु मुख्य वस्तुओं का अनुकरण करती है। यानी जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है तो उसके साथ में उस संपत्ति से जुड़ी हुई जो लीगल इंसिडेंट्स होते हैं, विधिक प्रसंगतियाँ होती हैं, वो भी ट्रांसफ़र हो जाती है अंतरिति को। सामान्यतया प्रसंगतियों का अर्थ होता है ऐसी चीज़ या वस्तुएं जो किसी दूसरी संपत्ति जिसे मूल संपत्ति कहते हैं पर आश्रित होती है या उससे संबंधित होती है या उससे मिली हुई होती है एवं वह उस मूल संपत्ति के साथ साथ अंतरित होती है। एम.एस. शाह ने अपनी पुस्तक में प्रसंगति का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है, वेद प्रसंगति ऐसी वस्तु है जो अपने से योग्य किसी अन्य दूसरी संपत्ति पर निर्भर हो या उसका अनुवर्तन करे। यानी सरलतम शब्दों में हम बात करें तो इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है कि वे वस्तुएं जो मूल रूप से स्थित संपत्तियों के साथ तथा उनके फायदे के लिए संलग्न है उस संपत्ति से एवं उन्हीं के साथ इनका भी अंतरण हो जाता है। उदाहरण के लिए किसी भूमि के पट्टे के साथ देय भाटक किराया संलग्न है, भूमि के साथ संलग्नित सुखाधिकार जो होता है वो भी ट्रांसफ़र हो जाता है, और भूमि के पट्टे के साथ किराए का जो अधिकार होता है वो भी ट्रांसफ़र हो जाता है। ये विधिक प्रसंगतियाँ हैं उस संपत्ति से जुड़ी हुई। उपरोक्त धारा में ऐसी विधिक प्रसंगतियों की सूची दी गई है। इस धारा में ऐसी विधिक प्रसंगतियों के बारे में धारा 8 में बताया गया है, जैसे कि भू संपत्ति के संबंध में यदि कोई भू संपत्ति है तो उससे संबंधित कौन कौन से जो विधिक प्रसंगतियाँ होगी वो है सुखाधिकार, उस भूमि से जुड़ा हुआ जो सुखाधिकार है, राइट टू इजीमेंट है, अंतरण के उपरांत देय किराया जो है, एवं अन्य प्रकार के जो लाभ होंगे उस भूमि से जुड़े हुए हैं, या भूमि से जुड़ी हुई जो अन्य वस्तुएं होती है जैसे पेड़ घास आदि वो भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और ये सब चीज़ें किस में आती हैं, लीगल इंसिडेंट्स, यानी उस संपत्ति से जुड़ी हुई ये सब विधिक प्रसंगतियाँ हैं। जैसे कि भूबद्ध मशीनरी के संबंध में कौन सी विधिक प्रसंगतियाँ हैं, वो है मशीन के साथ उस मशीन से जुड़े हुए जो चल पुर्जे होते हैं ना, उस मशीन से संबंधित वो भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं।
गृह मकान संपत्ति के संबंध में सुखाधिकार, उस मकान का जो सुखाधिकार है, रास्ते का अधिकार है, हवा रोशनी का अधिकार है, वो अंतरण के बाद दे किराया वसूलने का अधिकार है अंतरीति के द्वारा। मकान के स्थायी उपयोग से संलग्नित ताले हैं, चाबियां हैं, उस मकान में छड़ें हैं, मकान के द्वार हैं, खिड़कियां, ये सब चीज़ें विधिक प्रसंगतियों के अंतर्गत आती है, ये भी अंतरीति को ट्रांसफ़र हो जाती है। ऋण तथा अनुयोज्य दावे के संबंध में, ऋण तथा अनुयोज्य दावे के संबंध में उसकी प्रतिभूतियां यानी जो जमानतें हैं, वो उन जमानतों को छोड़कर जो अन्य ऋणों के लिए हैं, ऐसी जमानतें जो अन्य ऋणों के लिए हैं उनका अंतरण नहीं किया गया है, उनको छोड़ के अन्य जो प्रतिभूतियां जमानतें हैं वो भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं। देय ब्याज, लेकिन अंतरण से पूर्व बकाया जो ब्याज है वो इसमें सम्मिलित नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर में जो ब्याज देय होगा वो इसमें सम्मिलित है विधिक प्रसंगितियों में, और ये भी ट्रांसफ़र हो जाता है। धन या आय देने वाली अन्य संपत्तियों के संबंध में, उनके संबंध में कौन सी विधिक प्रसंगतियां हैं? अंतरण के प्रभावी होने के बाद उद्भावित ब्याज या जो आय जो होगी वो भी ट्रांसफ़र हो जाती है संपत्ति के साथ में ही। इस प्रकार से जो धारा 8 है उसमें हमने देखा कि जो ट्रांसफ़र का प्रभाव क्या होता है, अंतरण का प्रभाव क्या होता है, और अंतरण में संपत्ति का जो अधिकार, कौन कौन से अधिकार हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। जो अधिकार मालिक के पास होते हैं वो संपूर्ण अधिकार अंतरीति को ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जब तक कि अन्यथा कोई कंडीशन या सीमाएं नहीं लगाई गई हैं, और उन अधिकार संपत्ति के साथ में उससे जुड़े हुए जो विधिक प्रसंगतियां हैं, लीगल इंसिडेंट्स जो होते हैं, वो भी जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किया जाता है तो ट्रांसफरर से ट्रांसफरी को वो सारे अधिकार ट्रांसफ़र हो जाते हैं। धन्यवाद।